देखो, हम लोग जो अध्याय पढ़ रहे थे, अध्याय 1 इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें हम लोग पढ़े थे पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी और वही राष्ट्रभाषा बन गई। इसी को हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। आगे हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्रांतिकारियों ने ये घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। देखिए, वहाँ के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, उन क्रांतिकारी लोगों का मानना था कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो जो राजशाही के अंदर में आते हैं और राजशाही जीवन में अपना जीवन यापन करते हैं, उन सभी को जो राजशाही वहाँ पर थी, तो वो राजशाही जो थी वो निरंकुश राजशाही थी। निरंकुश का मतलब आपको पता है कि निरंकुश का मतलब होता है कि जब कोई एक राजा क्या करता है, अपने मन मर्जी से या अपने हिसाब से काम करता है, किसी दूसरे का नहीं सुनता है, उसको निरंकुश राजा कहा जाता है। तो जो निरंकुश राजा थे वहाँ का, तो उससे आज़ादी दिलाए, ये ऐसा लोगों का मतलब, लोगों में स्पेशली जो क्रांतिकारी लोग थे उन लोगों का मानना था। ठीक है, हम लोगों को बताया जा रहा है कि दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। देखिए, तो फ्रांस यूरोप में अन्य लोगों को जो है राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा। कहने का मतलब यह है कि फ्रांस जो थे वो चाहते थे कि यूरोप में और भी जो देश है वो सभी देश क्या हो जाए, एक राष्ट्रवादी देश बन जाए, अपने देश के हित के लिए काम करे। और दूसरा ये भी था कि वो चाहते थे कि लोकतंत्र बन जाए। ठीक है, क्योंकि फ्रांस जो है वो लोकतंत्र बन चुका था और उसके साथ साथ वो चाहते थे कि बाकी देश भी लोकतंत्र बन जाए, क्योंकि वहाँ के क्रांतिकारी लोग जो थे उनको कहीं ना कहीं ये पता थी कि आज यदि बाकी देश में भी लोकतंत्र स्थापित नहीं होता है तो हो सकता है कभी ना कभी हमारे फ्रांस में भी विद्रोह फिर से उत्पन्न होगा और राजशाही सत्ता स्थापित हो जाएगी। ठीक है, इसी के लिए आगे हम लोगों को कहा जा रहा है कि जब फ्रांस की घटना की खबर पूरे यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। जैसे ही बाकी और भी देशों में ये घोषणा या तो फिर ये फैसला लोगों तक पहुंचा कि फ्रांस जो है एक लोकतंत्र देश बन गया, वैसे ही बाकी और भी यूरोप के जो देश थे उन लोगों ने क्या किया कि अपने देशों में भी जैकोबिन क्लब का स्थापना करने लगे। क्यों? क्योंकि जैकोबिन क्लब के लोगों का सोच था कि एक राजशाही देश को एक लोकतंत्र देश में परिवर्तित कर देना। ठीक है, मतलब राजा जो है उसको हटा देना और वहाँ पर एक लोकतंत्र शासन की स्थापना करना। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुस गए और फ्रेंच का जो सेना लोग थे वे लोग इन सभी देशों के अगल बगल में क्या होने के मतलब अगल बगल नहीं बोल सकते हैं, उन सभी देशों में जाकर के घुसने लगी। ठीक है, और घुसने का मेन इरादा क्या था उन लोगों का? उन लोगों का मेन इरादा ये था कि क्रांतिकारियों युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। उन लोगों का मकसद यही था कि अपने सेना के माध्यम से जो राष्ट्रवादी सोच है उसको अलग अलग देशों तक लेकर के जाना, क्योंकि जैसे जैसे अलग अलग देशों में जाएगी तो ना अलग अलग देशों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी। तो फ्रांस चाहता था कि बाकी सारे देशों में राष्ट्रवाद की भावना, बिल्कुल, फ्रांस चाहता था कि बाकी देशों में भी मतलब बाकी देशों के जो लोग हैं उनमें भी राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हो, और राष्ट्रवादी भावना जब उत्पन्न होगा तो वह सभी देश लोकतंत्र बनेगा। ठीक है, अब देखो आप लोग के दिमाग में और एक बात आ रहा होगा कि सर फ्रांस जो है, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फ्रांस है। ठीक है, अब फ्रांस के साथ और भी अलग अलग देश है। अब मान लेते फ्रांस जो है खुद एक लोकतंत्र देश बन गया और ये मान लेते ABCD और E ऐसे 5 और देश है, तो इन लोगों के साथ क्या मतलब फ्रांस का? फ्रांस तो खुद लोकतंत्र बन गया, अब इन लोगों को भी ये लोकतंत्र क्यों बनाना चाहता था? ठीक है, ये तो सवाल होगा ना। देखो, फ्रांस चाहता था कि यहाँ पर राजतंत्र को उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अब राजतंत्र को समाप्त कर दिया अपने देश में, लेकिन इस देश में भी राजतंत्र था, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था और इसमें भी था। हर एक में राजतंत्र था, एक में नहीं था। तो सिंपल सी बात है
आप लोग एक कहावत सुने हो कि एक पेटी में यदि एक सड़ा हुआ आलू रहता है तो वो पूरा पेटी को क्या कर देता है, सड़ा देता है। अब एक लोकतंत्र देश है, उसके चारों तरफ जब क्या होगा, राजतंत्र वाला लोग होगा, तो कहीं ना कहीं इस पर भी प्रभाव पड़ेगा कि यहाँ के लोगों में भी कहीं ना कहीं ये मतलब दिमाग में आएगा कि हमारे यहाँ पर भी राजतंत्र होना चाहिए। इसीलिए फ्रांस ने सोचा कि यदि बाकी देशों में भी हम लोग लोकतंत्र स्थापित करवा दें तो हमारे देश में किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा नहीं। और इसी के कारण इन्होंने क्या किया कि बाकी देशों में भी अपना सेना को भेज करके वहाँ पर लोकतंत्र की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस ने पहले ही आरंभ किया जा चुका था। देखिए, अब नेपोलियन जो था वो यूरोप के लगभग बहुत सारे देशों में अपना कब्जा करके रखा था। ठीक है, अब उन्होंने बहुत सारा कब्जा करके रखा था, तो जिन जिन जगहों पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्रांस पर ही कब्जा करके रखा था, वो अलग अलग देश पर भी कब्जा करके रखा था। अब क्या हुआ कि उन सभी जगहों पर जहाँ पर फ्रांस मतलब नेपोलियन ने कब्जा करके रखा था, नेपोलियन ने क्या क्या तरीका अपनाया था। पहले तो आधुनिकीकरण, फिर बहुत सारा कृषि सुधार किया था, उसके बाद फिर जो परिवहन था, परिवहन में सुधार किया था, नापतोल की प्रणाली में सुधार किया था, ऐसे बहुत सारा सुधार किया था। अब नेपोलियन अचानक खत्म हो जाता है तो फिर दूसरा राजा आता है, तो दूसरा राजा ने क्या किया, प्रयास किया कि नेपोलियन ने जो जो सुधार किया था उन सभी को धीरे धीरे दबाने का, क्योंकि राजा को भी बहुत अच्छी से पता होता है कि यदि आधुनिकीकरण जितना स्पीड से होगा, जितना तेजी से होगा, लोगों में विद्रोह की भावना भी उतना तेजी से होगा। तो आप लोगों को 9th क्लास में हम बताए थे कि वहाँ के जो राजा थे उन्होंने प्रयास किया कि लोगों को क्या करने, दबाने। लोग जो विद्रोह कर रहे थे उस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था, जिसके कारण क्या हुआ कि एक देश का राजा जो था, फ्रांस का राजा, वो दूसरे देश के राजा के साथ आपसी अंदर ही अंदर वार्तालाप चल रहा था कि हम लोगों को किसी प्रकार से ये जो राजशाही शासन व्यवस्था है इसको समाप्त होने नहीं देना है। ठीक है, लेकिन लोग जो है उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन लोग जो है जैसे जैसे धीरे धीरे वो जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो सिस्टम था उसको कम कर दिया गया राजा के द्वारा, तो जिसके कारण आंदोलन को बड़ा होने का मौका मिला ही नहीं। लेकिन फिर भी बाद में जब लोगों के द्वारा, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा ये विरोध किया गया उनका, और अंत में क्या हुआ कि जो राजा थे उस राजा को पीछे हटना पड़ा और पुनः वहाँ पर फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया। ठीक है, और फ्रांस में जैसे ही लोकतंत्र स्थापित हुआ तो फ्रांस के लोगों को, स्पेशली जो मंत्री परिषद बनाया गया था, उन लोगों को ये लगने लगा कि आज जिस प्रकार से नेपोलियन के जाने के बाद पुनः राज सत्ता या तो फिर राजतंत्र स्थापित हो गया, हो सकता है भविष्य में ऐसा फिर से हो। और इसी के कारण जो वहाँ के लोग थे, जो मंत्री परिषद थे, उन लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग एक काम करते हैं कि हमारे अगल बगल में जितने भी देश है उन सभी देश को ही हम लोग क्या कर दे, लोकतंत्र बना दे। ठीक है, जिससे हमारे देश में कभी ऐसा प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, यही बात हम लोगों को समझाने का प्रयास किया। क्या समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया था। अब आप बोलोगे कि सर नेपोलियन जब नहीं आया था सत्ता में, उससे पहले तो लोकतंत्र था। ठीक है, देखिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक था हम लोगों का फ्रांस में लुई 16। ठीक है, यहीं से सब है कि लुई 16। अब लुई 16 जो थे, जब लुई 16 को हटाया गया राजा के पद से, लोगों ने उसको ये सोचा कि ये देशद्रोह है, उसको हटा दिया गया, उसको फांसी भी दे दिया गया। उसके बाद फिर उस राजा बनते हैं मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर सोचता था कि बहुत ही जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, सुधार कर लेंगे। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि बहुत ही कड़ा नियम बनाया, और इतना कड़ा नियम बनाया कि लोग उस नियम का पालन ही नहीं कर पाते थे। और यही कारण हुआ कि वहाँ पर उस समय को जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वहाँ पर शासन कर रहा था, तो फिर आतंक का युग भी कहा गया। ठीक है, इसको हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। उसके बाद फिर जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर भी लुई 16 के तरह ही काम करना प्रारंभ कर दिया, तो उसके बाद वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने उसको हटा दिया और गिलोटिन पर चढ़ा दिया अंत में। तो उसी टाइम एक
दल बनाया गया था उससे पहले ही बनाया गया था नेशनल असेंबली के नाम से। नेशनल असेंबली क्या कर रही थी, एक प्रकार से शासक को चुनती थी और शासक को चुनने के बाद जो है वो शासन करने का काम कर रही थी, ठीक है। लेकिन शासक जो था चुना तो जा रहा था, लेकिन आप लोगों को कल भी हम यही बात बताए थे कि वो शासक महिलाओं के द्वारा नहीं चुना जाता था। दूसरा, जो 3 दिन के मजदूरी के बराबर जो पैसा देता था उसको शासक चुनने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था। तो इस जिसके कारण क्या होता था कि थोड़ा बहुत समस्या होती थी। अब जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को भी शासक के पद से हटा दिया तो लोगों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो गई कि अब हमारे लिए शासन कौन करेगा और हम लोगों को एक अच्छे रास्ते पर ले जाएगा कौन। तो उसी टाइम जो है लोगों का मसीहा बन करके जो है नेपोलियन सामने आता है। नेपोलियन जब लोगों का मसीहा बन करके सामने आता है तो लोगों को यह लगने लगा कि वास्तव में नेपोलियन ही वो व्यक्ति है जो हम लोगों को इतने दुखों से निकाल सकता है, ठीक है। अब नेपोलियन जैसे ही बनता है शासक, ठीक है, वोटिंग के जरिए बना था, ठीक है ना। अब नेपोलियन जैसे ही बनता है शासक, नेपोलियन के शासक बनने के पश्चात क्या होता है, एक सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है उस टाइम कि नेपोलियन जो नेशनल असेंबली के द्वारा लोकतंत्र बनाया गया था तो नेपोलियन ने उसको पूरी तरीके से हटा दिया, लोकतंत्र हटा दिया और उसके बाद पुनः राजतंत्र स्थापित किया था। परंतु नेपोलियन जो है लोगों के हित के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, परंतु उनका काम करने का तरीका जो थोड़ा गलत था, ठीक है। और इसी के कारण फिर नेपोलियन बाकी देशों पर हमला करना प्रारंभ किया। अब नेपोलियन बाकी देशों पर हमला तो करता था, अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नेपोलियन गलत काम कर रहा था, बिल्कुल गलत काम कर रहा था, लेकिन उनका नियत लगभग ठीक था, क्योंकि वो सोचते थे कि हमारे देश में जब इतनी सारी जनसंख्या है तो उन सभी को रहने के लिए अधिक से अधिक जगह देना चाहिए। अब जब अधिक से अधिक जगह दिया जाएगा तो कृषि कर पाएगा, मतलब खेती कर पाएगा। दूसरा, रहने के लिए उन लोगों को ज़्यादा जगह मिलेगा, उद्योग बसाने के लिए जगह ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, व्यापार करने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगा। और इसी के कारण वो क्या कर रहा था, अलग अलग देशों पर हमला कर रहा था और उन सभी को अपने देश में मिला रहा था, ठीक है। परंतु बाकी देशों को लगा कि ये हमारे ज़मीन को क्या कर रहा है, कब्जा कर रहा है, और इसी के कारण इसके साथ युद्ध करना चाहिए और इसको हराना चाहिए। वास्तव में किसी के भी ज़मीन को कोई कब्जा करेगा तो वो उसका विरोध करेगा है। और नतीजा ये हुआ कि वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हरा दिया गया। और नेपोलियन को जब हराया जाता है तो उसके पश्चात क्या किया गया कि वहाँ पर पुनः पद खाली हो गया। अब पद खाली हो गया तो लोगों ने सोचा कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए। लेकिन इंग्लैंड और कुछ देशों ने मिलकर के क्या किया कि वहाँ पर पुनः बूर्बो राजवंश के जो राजा थे उनको पुनः सत्ता दे दिया गया, मतलब राजतंत्र पुनः स्थापित कर दिया गया। लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया और लोकतंत्र स्थापित किया। फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित हुआ, उसको देख करके बाकी देशों में भी लोकतंत्र स्थापित होना प्रारंभ हुआ, जिसके बारे में हम लोग अभी अभी देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों का मतलब इस चैप्टर में नेपोलियन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को कि नेपोलियन जब शासक बनता है तो उन्होंने अपने शासन क्षेत्र में क्या क्या बदलाव किया, ठीक है। ये प्रश्न हम लोगों को पूछा जाता है। तो यदि इसको समझने का प्रयास करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। देखिए, नेपोलियन ने अपने क्षेत्र में बोले तो बहुत अधिक सुधार किया था, और उस सुधार करने का पीछे सबसे बड़ा कारण था कि वो चाहते थे कि कुशल बन सके। अब देखिए क्या आ रहा है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। देखिए, नेपोलियन एक राजा का बेटा नहीं था, ठीक है, वो एक आम व्यक्ति था। और आम व्यक्ति से वो जब राजा बनता है, एक शासक बनता है, तो उन्होंने प्रयास किया कि जो जन्म के आधारित या जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार मिल रहा है, जैसे जो पादरी का बेटा है उसको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा, या कुलीन का बेटा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा, या तो फिर जो तृतीय स्टेट में किसी का या मजदूर का या तो फिर किसान का यदि बेटा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये जो जन्म पर आधारित विशेष अधिकार था ना, नेपोलियन ने उसी को हटा दिया। और उसके लिए एक नियम और कानून, बहुत ज़्यादा नियम और कानून बनाया और उसको एक पुस्तक में संग्रहित किया, और उसको एक तरीके से नेपोलियन की संहिता का नाम दिया, ठीक है। नेपोलियन की संहिता या तो फिर नागरिक संहिता के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। वो बचपन से ही जो था ना,
एक सैनिक स्कूल में पढ़ा था, और सैनिक स्कूल में पढ़ा था जिसके कारण उसका दिमाग में पूरी तरीके से सेना से संबंधित हर एक चीज़ पता था उसको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और इसी के कारण उन्होंने ये सब फैसला लिया। उनको भी पता था कि यदि लोकतंत्र स्थापित कर दिया जाए तो लोकतंत्र स्थापित करने के बाद वो जितना बदलाव करना चाहता है उतना बदलाव करना संभव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में आपको पता है कि कुछ भी नियम और कानून यदि बनाया जाए तो लोग उसका विरोध करेगा ही। और इसी के कारण वो चाहता था कि लोकतंत्र ना बने, नहीं तो फिर जितना बदलाव करना है उतना नहीं किया जा सकता। अब देखिए, जैसे 1804 का नागरिक संहिता के बारे में बात करें तो उस नागरिक संहिता में उनको पता था कि यदि नागरिक संहिता ना लाया जाए तो विशेष अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होगा, और विशेष अधिकार समाप्त नहीं होगा तो बस वही एक किसी मूवी में सुने थे कि राजा का बेटा राजा बनेगा। तो नेपोलियन नहीं चाहता था कि किसी भी राजा का बेटा पुनः राजा बने, और इसी के कारण जो है ये उन्होंने विशेष अधिकार को ही समाप्त कर दिया था। क्या दिक्कत है? उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। नेपोलियन जो था उन्होंने एक नियम और जोड़ा कि कानून के समक्ष सभी बराबर है, ठीक है, और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि संपत्ति कमाना चाहता है, जितना संपत्ति कमा रहा है वो कमा सकता है अपने हिसाब से। इसी संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र भी लागू किया गया। और उसी के साथ साथ फ्रांसीसी नियंत्रण कहने का मतलब यह है कि फ्रांस जो देश था जिसका शासक उस टाइम नेपोलियन था, उन्होंने उन सभी जगह पर जो है लागू किया जहाँ जहाँ वो अपना कब्जा करके रखा था। ऑस्ट्रिया का कुछ क्षेत्र पर कब्जा करके रखा था, वहाँ पर भी उस नियम को लागू किया। जर्मनी के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके रखा था, वहाँ पर भी उन्होंने लागू किया, ठीक है। मतलब जिन जिन जगह पर उन्होंने कब्जा करके रखा था उन सभी जगह पर अपने नियम को उन्होंने लागू किया था। आगे हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन में प्रशासन विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। देखिए यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि डच गणतंत्र मतलब डच लोग जो यहाँ पर रहते थे उस देश को, उसके बाद फिर स्विट्जरलैंड को, इटली को और जर्मनी, इन सभी जगह पर जो है अपना वो शासन व्यवस्था को क्या किया, लागू किया। उसी के साथ साथ जो सामंती व्यवस्था था उसको समाप्त कर दिया। नेपोलियन को पता था कि सामंती व्यवस्था के आड़ में जो बड़े जमींदार हैं वो लोग क्या करते हैं, गरीब किसानों को हमेशा लूटते हैं, और इसी के कारण उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, ठीक है। आगे हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से भी मुक्ति दिलाई। भूदासत्व मतलब भूमि का दास, एक तरीके से वैसा दास जो किसी दूसरे के लिए काम करते थे, ठीक है, गुलाम के तौर पर, तो उस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया। और जागीरदारी व्यवस्था का मतलब होता है कि वही जो ज़मीन हम आपको दे रहे हैं, आप इस पर उत्पादन कीजिए, जितना उत्पादन होगा उसका आधा हमको दे दीजिएगा, आधा आप रख लीजिएगा। इस आधार पर जो है इस चीज़ को भी उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया, और शहर में जो कारीगर था ना, कारीगर लोग संघ बना करके रहते थे, ग्रुप बना करके रहते थे, कि जैसे कि एक ग्रुप में 10 जन है, ठीक है। अब किसी एक को काम मिलता था, अब वो किसी दूसरे काम पर व्यस्त रहता था, वो किसी अलग व्यक्ति को भेज देता था, ठीक है। नहीं समझ में आया? देखिए इसको समझा देते हैं। मान लेते हैं एक ग्रुप का एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें ABCDE 5 जन है मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक काम करना है, ठीक है, मान लेते हैं घर बनाना है, और घर बनाने के लिए A वाला को बोला गया कि आप मेरा काम कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप मिस्त्री है, आप मेरा काम कर दीजिए। अब ये मान लेते हैं किसी अलग जगह पर यहाँ पर काम कर रहा है पहले से A, तब क्या होगा कि ये जो है काम कर पाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, क्योंकि ये तो अलग जगह। तो ये क्या करता था, अपने ग्रुप का जितना आदमी है, B वाला को, C वाला को, D वाला को या E वाला, इनमें से किसी एक को बोल देता था कि जाओ तुम यहाँ पर काम कर दो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता था कि इसके ग्रुप में जो है उन लोगों को काम मिल जाता था, लेकिन बाकी और भी तो हो सकता है, जैसे F, G, H, E और भी अलग अलग मिस्त्री होगा, ठीक है। तो अलग अलग जो मिस्त्री है तो क्या उन लोगों को काम मिलता था? नहीं। तो नेपोलियन ने क्या किया, उस संघ वाला जो सिस्टम था उसी को ख़त्म कर दिया। इसमें क्या होता था कि जो अलग अलग कारीगर भी और जो थे उन लोगों को भी काम मिलने लगा था, ठीक है।
साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। और यातायात मतलब आने जाने के साधन, और संचार का मतलब होता है कि संदेश वगैरह जिससे पहुंचाया जाता था। उस टाइम तो ज़्यादातर रेडियो का ही इस्तेमाल किया जाता था या तो फिर चिट्ठी का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसके लिए जो व्यवस्था थी उसको सुधार किया गया। और किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। और उस टाइम जो है कारीगर हो या तो फिर किसान हो या मजदूर हो, उन लोगों ने नया नया आज़ादी चखा था। मतलब पहली बार उन लोगों को आज़ादी का एहसास हुआ था कि वास्तव में यदि आज़ाद हम हो जाते हैं तो हम लोगों को कितना ज़्यादा सुविधा होती है या खुशी मिलती है। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि उद्योगों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एकमात्र कानून, मानक, भार एवं नाप और एक राष्ट्र मुद्रा से नए इलाकों में दूसरे इलाकों के वस्तुओं को पूंजी का आवागमन में सहूलियत होगी। देखिए, नेपोलियन ने और एक काम किया। नेपोलियन ने देखा कि जैसे कि मान लेते हैं, देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो है ये अलग देश है, ठीक है, या तो फिर अलग राज्य मान लेते हैं। ये अलग राज्य है और यह ग, ये तीनों अलग अलग राज्य हैं। अब मान लेते हैं ग वाला को जो है इस राज्य में आकर के कुछ व्यापार करना है, कुछ सामान बेचना है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो है क्या करेगा, क के पास आकर के बोलेगा कि हम यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं। तो ये अपने राज्य से ख पर आएगा, तो पहले इस राज्य के सीमा से होकर गुजरेगा तो पहले ख वाला को टैक्स देना होता था। ठीक है, टैक्स देने का तरीका कुछ होता था कि जितना वजन है उस वजन का कुछ मात्रा में टैक्स लिया जाता था। जितना वजन है उसका 5% या 10% के हिसाब से टैक्स लिया जाता था। ठीक है, फिर गो जो है फिर क के पास जाएगा तो यहाँ पर उसका भी सीमा को पार कर रहा है। अब दो तो सीमा पार किया तो दो जगह पर उसको टैक्स देना पड़ रहा था। अब एक ही देश के अंदर दो जगह पर टैक्स देना पड़ा। अब मान लेते और भी राज्य से होकर के गुजरेगा तो और टैक्स देना पड़ेगा। तो जिससे क्या होता था कि वस्तु का कीमत बढ़ जाता था बहुत ज़्यादा। पहला, वस्तु का कीमत बढ़ जाता था क्योंकि जितना जगह टैक्स देगा तो वो बेचेगा तो उतना टैक्स को तो जोड़ेगा ना, अब वो तो अपना नुकसान करके बेचेगा नहीं। दूसरा था कि यहाँ पर भी नापने का प्रणाली अलग अलग था, यहाँ पर भी नापने का प्रणाली अलग अलग और यहाँ पर भी नापने का प्रणाली अलग अलग। तो नेपोलियन ने क्या किया कि अब टैक्स जो है हर जगह ना दे करके एक देश के अंदर किसी एक जगह पर टैक्स देना पड़ रहा था। पहला, लोगों को फायदा हो गया कि टैक्स जब एक जगह पर देना पड़ेगा तो क्या होगा, उसको कमाई ज़्यादा होगा, या तो फिर बोल सकते हैं कि वस्तु का कीमत कम होगा। ठीक है, दूसरा, हर जगह पर एक ही प्रकार से नापेगा, ठीक है, तो उसको टैक्स कम देना होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को नेपोलियन ने क्या किया, लागू कर दिया, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो आज इतने रहने देते, अगला दिन हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है।